बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 15वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय प्रसंग में अब तक हमने भूमिका का प्रसंग और उसके साथ में 25 पक्ष परम धाम का एक झलक दर्शन और उसके साथ साथ में फिर 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई का हिसाब और उसके बाद विशेष करके कल हम चर्चा कर रहे थे रंगमहल को प्रारंभ करने के लिए अथवा रंगमहल को वर्णन करने के लिए पहले हमें कुछ शब्दावली का जानकारी होना होता है। तो उन शब्दावली के विषय में कुछ हम चर्चा कर रहे थे। तो उन्हीं शब्दों के आधार पर रंगमहल का वर्णन अथवा फिर उसी से विस्तार करके 25 पक्ष परम धाम का अलग अलग पक्षों का वर्णन होगी। तो अब आज से हम रंगमहल का वर्णन प्रसंग शुरू कर रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं इससे पहले भी बार बार बोलता आ रहा हूँ कि अभी तक हमने जो 25 पक्ष का लोकेशन को देखा, ये सब को दिल दिमाग में बिठाते हुए अब हम रंगमहल को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो रंगमहल की एक भूम का वर्णन पूरे करने तक में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझना होगा, चिंतन करना होगा। वैसे तो सभी विषय को समझना होगा, लेकिन सबसे पहले रंगमहल के एक भूम पूरे होने तक में सारा प्रक्रिया, सारा सिस्टम, सारे शब्दावली उसी के अंदर आता है। इसीलिए अब बिल्कुल ही अपने चित्तवृत्ति को एकाग्र करते हुए विषय वस्तु को समझने का प्रयास करिए। और दूसरी बात भी मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, अब वह बिल्कुल समय आ गया है। अब यहाँ हम रंगमहल के लिए नक्शा के माध्यम से और उसको साथ साथ में व्याख्या करके यहाँ बोर्ड के सहारे से ही प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात फिर जो ये चर्चनी पट जो नक्शा है उसके द्वारा भी हम दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वृत्ति के वर्णन के हिसाब से भी श्रवण करेंगे अथवा चिंतन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड के सहारे नक्शा बना करके उसको कुछ व्याख्या करके समझने का प्रयास करें, तो इसी में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर भी मैं कहता हूँ, जब मैं यहाँ पर नक्शा बनाता रहूँगा, बोलता रहूँगा,
तो उस समय में आप नोट नहीं करेंगे। पूरी तरह से दिल दिमाग को, चित्तवृत्ति को एकाग्र बना करके विषय वस्तु को समझने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बात को पुनः आपको याद दिलाते हुए अब रंगमहल का विषय वस्तु हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब रंगमहल विषय प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं बता के रखता हूँ। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम ये वृत्ति और ये जो नक्शा है इसके आधार पर ही चर्चनीय विषय को अध्ययन करेंगे, परंतु एक ही बार वृत्ति का शब्द अध्ययन करने लगे तो समझने में कठिन होता है। इसीलिए उसी नक्शा में जो वर्णन है, उसी वृत्ति में जो वर्णन है, उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा हम चिंतन करेंगे। तो प्रारंभ में ही मैं आपको चर्चनीय विषय के प्रसंग में अध्ययन करने का, चिंतन करने का प्रक्रिया बताता हूँ। हमें 4 स्टेप में ये विषय को चिंतन करना होता है, समझना होता है। सबसे पहला, अभी तो हम ओवरऑल लेक्चर के माध्यम से एक थीम को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसका मकसद है कि ये वृत्ति का शब्द और नक्शा दोनों को सामने में रख करके अध्ययन करते समय सहजता के साथ में उसको समझ सके। इसीलिए मैंने जैसे कि 4 स्टेप की बात किया चर्चनीय अध्ययन चिंतन करने के लिए। पहला नंबर, ये वृत्ति भी साथ में हो और ये नक्शा भी साथ में हो। अभी तो मैं खोले बिना ही ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो ये वृत्ति का शब्द पढ़ते हुए, ये नक्शा को खोल करके देखते हुए, दोनों को साथ में मिलन करा करके अध्ययन करते जाना, समझते जाना, ये पहला राउंड है। उसके पश्चात दूसरे राउंड में वृत्ति के शब्द को देखते हुए उस शब्द के हिसाब से अध्ययन करते जाएं, लेकिन सामने में चर्चनी पॉट को रखे बिना। सामने में चर्चनी पॉट को रखे बिना मतलब फर्स्ट राउंड में कहा था वृत्ति और पॉट दोनों साथ में रख करके अध्ययन करना। अब इतना करते करते सेकेंड राउंड में बात तो वही है, लेकिन अपने दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए, दिल दिमाग में उसको बिठाने के लिए दूसरे राउंड में ये तैयारी होनी चाहिए कि वृत्ति का शब्द अध्ययन करते हुए सामने में चर्चनी पॉट, नक्शा रखे बिना ही वो शब्द को अध्ययन करते समय अपने ही दिल दिमाग में नक्शा खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि पहले राउंड में वृत्ति के साथ में नक्शा भी था, दूसरे राउंड में नक्शा को खोले बिना ही वृत्ति का शब्द जैसे जैसे वर्णन कर रहे हैं उसी हिसाब से अपने दिल दिमाग में सारी नक्शा उतर जाए। ये सेकंड राउंड है। उसमें थोड़ा सहज है, क्यों? गाइडलाइन वृत्ति का शब्द है ना, अपने दिमाग के हिसाब से वो व्याख्या करना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी शब्द वृत्ति में है, वहां जैसे वर्णन किया है बस उसको अपने दिल दिमाग में नक्शा क्रिएट करना है। इसीलिए दूसरा स्टेप में मैंने वृत्ति को सामने में रख करके पॉट को बंद करके अध्ययन करने का प्रक्रिया बताया। अब तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में वृत्ति को बंद करके, वृत्ति को खोले बिना चर्चनी पॉट को सामने में रख करके, नक्शा को सामने में रख करके अब व्याख्या करना होता है, चिंतन करना होता है। ये सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है? सेकेंड स्टेप में वृत्ति का शब्द सामने में था, इसीलिए वो वर्णन करने की प्रक्रिया के लिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे शब्द का वर्णन है उसी हिसाब से दिल दिमाग में नक्शा को क्रिएट करने का था। लेकिन तीसरे राउंड जो मैं बोल रहा हूं इसमें नक्शा सहायक है। वैसे तो हमने सेकेंड राउंड में ही नक्शा के बिना वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करने का बताया है,
परंतु थर्ड राउंड में नक्शा सहायक है सामने में, परंतु उस नक्शा को अब अपने तरफ से व्याख्या करना होता है। अपने तरफ से व्याख्या करते समय सावधानी ये होना चाहिए, हाँ प्रस्तुत करने का अथवा चिंतन करने का, व्याख्या करने का कुछ शैली अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल वृत्ति की भाषा से हट करके नहीं होता है। वृत्ति में जिस प्रक्रिया से, जिस भाषा से, जिस क्रम से वर्णन हुआ है, उसी ट्रैक से, उसी क्रम से वर्णन होना चाहिए। इसीलिए पहला राउंड और दूसरा राउंड में वृत्ति था, तो उतने में ही वृत्ति का वर्णन करने का जो टेक्निकल भाषा और टेक्निकल सिस्टम वो याद होना पड़ेगा, और नक्शा को सामने में रख करके उसको व्याख्या करना पड़ेगा अपने ही हिसाब से, लेकिन वो वृत्ति के आधार पर ही होना पड़ेगा। उसके लिए हेल्पलाइन अथवा गाइडलाइन नक्शा सामने में रहेगा, ये थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक। अब फोर्थ स्टेप है वृत्ति भी बंद, तर्जनी पॉइंट भी बंद, अपने सामने में कुछ भी नहीं है, बस अपने ही चिंतन के द्वारा अथवा जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की तैयारी के द्वारा अब फोर्थ राउंड में वृत्ति का वर्णन का प्रक्रिया और नक्शा में जो डिजाइन है, ये सब अपने दिल दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, और उसको व्याख्या करते समय अथवा प्रस्तुत करते समय अथवा चिंतन करते समय आपके सामने में नक्शा भी नहीं रहेगा, वृत्ति भी नहीं रहेगा, लेकिन वही नक्शा, वही वृत्ति के वर्णन को अपने दिल दिमाग में जो सेट हुआ है उसके हिसाब से चिंतन करते हुए उस हिसाब से व्याख्या करने का, प्रस्तुत करने का अथवा चिंतन करने का ये क्वालिटी बनना चाहिए। तो इस तरह से 4 स्टेप में चिंतन करके, अध्ययन करके हम मजबूत हो, तब जा करके हम परिक्रमा ग्रंथ के चौपाई को अध्ययन करते समय, चिंतन करते समय सहजता के साथ में परिक्रमा ग्रंथ के चौपाई को समझ सकते हैं। और जैसे ही परिक्रमा ग्रंथ भी पूरी हुई, उसके बाद अब परमधाम पक्ष के चितौनी के लिए, ध्यान के लिए, जहां कहीं भी जो भी प्रसंग हमें चिंतन करना हो, ध्यान करना हो, सहजता के साथ में उसको कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि 4 स्टेप में इसको हमें चिंतन करना होगा। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। पहला राउंड वृत्ति का शब्द और नक्शा साथ में रहेगा। दूसरा राउंड में वृत्ति ही सामने में रहेगा, नक्शा को बंद करके व्याख्या चिंतन करना होगा। तीसरे राउंड में नक्शा ही सामने में रहेगा, वृत्ति को बंद करके उसको अपने द्वारा ही वर्णन होना पड़ेगा। और चौथे राउंड में वृत्ति भी बंद, नक्शा भी बंद, उस अवस्था में भी उसको चिंतन करने में, वर्णन करने में कोई रुकावट न हो, तब परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई को चिंतन कर सकते हैं। चौपाई में उसका आकार दिल दिमाग में खड़ा हो जाता है। उसके बाद चितौनी के लिए, ध्यान के लिए एकदम से सहज होता है। और भूमिका के प्रसंग में ही मैंने कहा था कि ये चर्चनी विषय जो है चितौनी का विषय है, ध्यान का विषय है। उस अवस्था तक पहुंचे बिना चितौनी में, ध्यान में नहीं उतर सकते हैं। तो लक्ष्य हमारा वहां तक है, लेकिन शुरुआती अवस्था में कोशिश ये किया जाएगा वृत्ति का शब्द और पाठ में जो नक्शा बताया है उसको सहज हिसाब से समझ सके, उसको दिल दिमाग में बिठा सके। तो उसके तैयारी के लिए पहले हम ये बोर्ड के सहारे नक्शा बना करके, व्याख्या करके उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके पश्चात फिर उसी विषय वस्तु को वृत्ति के शब्द और नक्शा के द्वारा अध्ययन करेंगे। आप ये मत समझना कि अभी वृत्ति से शुरू हुआ ही नहीं और यहाँ का नक्शा से दिखाया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ जो प्रस्तुत हम करेंगे तो विषय वस्तु शुरू हुआ, ऐसी विषय वस्तु शुरू नहीं हुआ ऐसी बात नहीं। अब जो शुरू हुआ है यही सब कुछ है, और वृत्ति का शब्द
और नक्शा वो तो एक आधार है, वो फाइनल राउंड है, तो इसीलिए उसको हम मुख्य आधार रूप में बाद में अध्ययन करेंगे। परंतु जितना एक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, थीम को समझना होगा, मैं यहाँ लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा बना करके जब व्याख्या करता हूँ उसी समय में ही ज़्यादा ध्यान दे करके पकड़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी देते हुए अब हम चलते हैं रंगमहल का वर्णन की तरफ। तो रंगमहल के लिए लोकेशन जैसे कि बताया 25 पक्ष परमधाम जो 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा का है, उसके मध्य भाग में रंगमहल है। फिर भी अगर थोड़ा सा उसको बता दूं तो जैसे देखिए अब इधर ये परमधाम है, तो ये परमधाम का पूर्वी किनार से पश्चिम किनार तक में 50 करोड़ योजन है और दक्षिणी किनार से उत्तर किनार तक में ये 50 करोड़ योजन है। अब ये 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई जो परमधाम के मध्य भाग में रंगमहल है। अब मध्य भाग कहने से तो ये पॉइंट रहता है, लेकिन मैंने रंगमहल है करके थोड़ा सा बड़ा एरिया लेकर के ये बनाए हूं। अब ये रंगमहल ने कितना एरिया लिया है, वो किस तरह से बना है, लोकेशन इस तरह से बताया। अब इसका वर्णन हम प्रारंभ करते हैं। तो ये वाला हुआ ये परमधाम, ठीक है, और परमधाम में से ये क्या है, ये रंगमहल, ये रंगमहल का लोकेशन। पहले तो लोकेशन क्लियर होना पड़ेगा ना, तो ये है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, हाँ, अब रंगमहल सबसे पहले नीचे जमीन लेवल से, परमधाम का जमीन लेवल तो बिल्कुल ही समतल है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है। अब उस लेवल से रंगमहल को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जमीन से एक भौम भर ऊंचा चबूतरा। अब ये भौम शब्द, चबूतरा शब्द कल ही हमने शब्द परिचय में चर्चा किया है। जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ उसे चबूतरा कहते हैं, और एक भौम मतलब उसका ऊंचाई एक भौम, एक मंजिल। और एक भौम कहने से जैसे मंदिर के लिए कहा था ना, एक मंदिर बराबर 100 हाथ करके, तो 100 हाथ बराबर का मंदिर होता है। तो इसी तरह से ये भौम का ऊंचाई भी रंगमहल में 100 हाथ यानी कि एक मंदिर बराबर का ऊंचाई ही ये एक भौम का ऊंचाई होता है। इसीलिए जैसे यहां पर भी देखिए कोई बिल्डिंग यानी कि मकान बनाना हो अथवा मंदिर भी बनाना हो तो एक ही बार जमीन लेवल में नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा फाउंडेशन ऊपर उठाते हैं। और फाउंडेशन उठाने के लिए भी पहले तो उसका नापी होता है। जैसे घर बनाएंगे अथवा मंदिर बनाएंगे तो पहले वो जमीन कितना है, जमीन को भी देखना होता है। उसके बाद इंजीनियर जब नक्शा बनाते हैं तो कितना बड़ा घर बनाना है, कितने जमीन के एरिया में अब कितना बड़ा घर बनाना है, तो उसको पहले पूरा नापी करके हिसाब किताब करके एक नक्शा तैयार करते हैं। अब उस नक्शा के आधार पर शुरू में नीचे फाउंडेशन खड़ा करते समय ही पूरा लंबाई चौड़ाई सब चीज नापी करते हैं। उसके हिसाब से फाउंडेशन बेस उठा करके उसके ऊपर फिर अलग अलग मंजिल, अलग अलग डिजाइन तैयार होता है। ऐसे ही सबसे पहले हमें अब ये जानना होगा कि 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई के मध्य भाग में रंगमहल करके लोकेशन तो जाना। अब ये रंगमहल बनने के लिए पहले एरिया कितना है, जमीन का एरिया कितना लिया है, उसके नापी को, उसके हिसाब किताब को देखना होता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये रंगमहल का लोकेशन छोटा नक्शा में बताया हूं। अब उसके लिए मैं यहां अब बड़ा नक्शा से बता रहा हूं। तो बड़ा नक्शा के लिए जैसे देखिए यहां ये एक सेंटर पॉइंट है, ध्यान दे करके देखिए, हाँ ये सेंटर पॉइंट है, मानो कि ये सेंटर पॉइंट। अब यहां से पूरा परमधाम का एरिया किनार तक देखेंगे तो
25 करोड़ योजन पूर्व तरफ, 25 करोड़ योजन पश्चिम तरफ, 25 करोड़ योजन उत्तर तरफ, 25 करोड़ योजन दक्षिण तरफ है। अभी पूरा समतल खाली जगह है। अब उसमें से रंगमहल के लिए एरिया कितना लेना है, तो अब देखिए, ये मध्य भाग से पूर्व तरफ 1000 मंदिर, कितना कहा, 1000 मंदिर। अब यहां पर शब्द को भी आप ध्यान देते रहिए। 1000 मंदिर कहा, तो मंदिर क्या है, नाप है। कल ही हमने इस विषय में चर्चा किया है, मैं फिर भी बोल रहा हूं, शुरू में वो दिल दिमाग में पूरी तरह से सेट हो, इसीलिए एक बार कहा करके मैं छोड़ता, ऐसी बात नहीं हूं। मंदिर शब्द आया तो फिर भी बोल रहा हूं, मंदिर एक नाप है। 100 कोस अथवा 100 हाथ बराबर का एक मंदिर होता है। हम यहां हिसाब कर रहे हैं रंगमहल को खड़ा करने के लिए, पहले नीचे जमीन में उसका एरिया, उसको अलग करने जा रहे हैं। तो पहले परमधाम का ये केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट को लिया, और सेंटर पॉइंट से पूर्व तरफ कितना एरिया लिया, 1000 मंदिर। ठीक इसी तरह से ये केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट से पश्चिम तरफ भी 1000 मंदिर ही लिया। कितना, 1000 मंदिर। अब यह माह ही लिख दिया मैंने, 1000 मंदिर। अब सेंटर पॉइंट से पूर्व तरफ 1000 मंदिर, पश्चिम तरफ 1000 मंदिर हुआ। तो ये पूर्वी किनार से पश्चिमी किनार तक पूरा एरिया देखेंगे तो कितना हुआ, 2000 मंदिर का हुआ, पूर्व पश्चिम। ठीक इसी तरह से ये सेंटर पॉइंट से उत्तर की तरफ 1000 मंदिर ही है। अब ये भी 1000 मंदिर ही है। इसी तरह से सेंटर पॉइंट से दक्षिण तरफ भी 1000 मंदिर ही है। ठीक है, ये भी 1000 मंदिर। तो अब जिस तरह से पूर्व पश्चिम पूरा एरिया 2000 मंदिर का हुआ, इसी तरह से उत्तर दक्षिण ये पूरा एरिया 2000 मंदिर का ही हुआ। ठीक है, अब ये केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट से चारों तरफ देखें तो 1000 मंदिर हुआ, और उसके पूर्वी किनार से पश्चिमी किनार, उत्तर किनार से दक्षिणी किनार तक पूरा देखें तो 2000 मंदिर हुआ। ठीक है, अब रंगमहल बनने के लिए, जैसे कि पहले कहा, जमीन से एक भौम ऊंचा फाउंडेशन यानी कि चबूतरा उठा है। अब वो चबूतरा का एरिया के लिए हम ये हिसाब कर रहे हैं। अब इसके ऊपर चबूतरा बनाना है, तो रंगमहल का डिजाइन जो है गोल आकार में रंगमहल बना है। तो अब ऊपर जाकर के रंगमहल गोल आकार में बनना है, तो चबूतरा ही कैसा उठेगा, गोल आकार में ही चबूतरा उठेगा। गोल आकार कहने का मतलब, जैसे यहां पर ऐसे गोल बनाया ना, ये गोल है और ऐसे ये चौरस होता है। तो ऊपर जाकर के रंगमहल ही गोल आकार में खड़ा करना है, तो नीचे बेस चबूतरा ही गोल आकार में ही खड़ा होगा। इसीलिए अब ये 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का एरिया हमने लिया, ये कैसा रहेगा, देखिए इधर ध्यान दे करके देखिएगा। हाँ, तो इस तरह से ये एरिया लिया, तो ये देखिए गोल शेप में। ठीक है, अब इस एरिया का पूरा लंबाई चौड़ाई कितना हुआ बताइए तो, ये पूर्वी किनार से पश्चिमी किनार तक 2000 मंदिर, और उत्तरी किनार से दक्षिणी किनार तक 2000 मंदिर। तो ये जमीन में हमने एरिया को अलग किया, तो इसको कहते हैं 2000 मंदिर का लंबा, 2000 मंदिर का चौड़ा। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब ये तो पूरा गोल शेप में तो आया, ध्यान दे करके देखिए, गोल शेप में तो आया, और 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा ये भी पता चला। अब यहीं पर मैं बता देता हूं, गोल तो गोल है, लेकिन ये पूरा जैसे कंपास घुमाते हैं ना, यहां
रख करके ऐसे कंपास घुमाते समय जो गोल आकार शेप बनता है ऐसे गोल आकार में नहीं है। रंगमहल की जो चबूतरा जैसे खड़ा करेंगे ऊपर वैसा ही होगा, इसीलिए मैं चबूतरा में ही बोल रहा हूं। ये चबूतरा गोल तो गोल ही है, परंतु बिल्कुल कंपास घुमाने की तरह सर्कल गोल में नहीं है। तो कैसा है? पहलदार गोल में है। पहलदार शब्द प्रयोग किया मैंने, पहल। कल हमने शब्द परिचय में हांस ये शब्द प्रयोग किया था और पहल ये शब्द प्रयोग किया था। तो हांस अथवा पहल एक ही अर्थ में है। तो कभी हांस शब्द आता है, कभी पहल शब्द आता है। तो ये रंगमहल के लिए जो चबूतरा है ये गोलाकार है परंतु पहलदार है। तो पहल कहने से, जैसे अब यहां कितने पहल है वो हम देखेंगे, परंतु पहल शब्द को और क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे ये कितने पहल का है? ये 4 पहल का है। 4 पहल कहने से तो पूरा चौरस ही दिखाई दिया, लेकिन गोल होना और पहलदार होना, तो उसमें देखिए जैसे ये हमने गोल तो बनाया है, लेकिन इसी को पहलदार बनाएंगे तो ये ऐसे, 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 इस तरह से शेप लिया। तो ये गोल तो गोल ही है, लेकिन ये पहलदार गोल है। तो इसमें कितने पहल है? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पहल में है ना। देखने में गोलाकार है लेकिन पहलदार होकर के गोलाकार हुआ है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो चबूतरा बनने के लिए जो अलग किया है ये 200 पहल में है। कितने पहल में? 200 पहल में। बाद में रंगमहल का वर्णन प्रसंग में तो 201 पहल का वर्णन होगा। कितना कहा? 201 पहल। परंतु पहले हम अभी 200 पहल को ही समझ करके रखेंगे और वो 200 पहल की जगह में ही 201 पहल किस तरह से बनता है वो बाद में प्रसंग आने पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक मैंने जितना बताया उसको फिर एक बार मैं रिकैप कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, सर्वप्रथम हमने शुरू किया कि पूरा परमधाम के एरिया में सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु स्थान को लिया। अब यहां से पूर्व तरफ 1000 मंदिर, पश्चिम तरफ 1000 मंदिर लिया, उत्तर तरफ 1000 मंदिर, दक्षिण तरफ 1000 मंदिर लिया। तो पूरा पूर्व किनार से पश्चिम किनार तक, उत्तर किनार से दक्षिण किनार तक इसका लंबाई चौड़ाई एरिया 2-2 हजार का हुआ। और इसको हमने गोलाई में लिया, ठीक है। तो गोलाकार नक्शा तो बनाया, लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूं ये गोलाकार तो है लेकिन पहलदार गोलाकार है। मतलब पहल 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 ऐसे होकर कि ये गोलाकार शेप में है। तो कितने पहल कहा? 200 पहल। फिर भी मैं बोल रहा हूं बाद में इसका फाइनल नक्शा, फाइनल वर्णन करते समय 201 पहल करके वर्णन होगा, लेकिन अभी के लिए हम समझ के रखेंगे 200 पहल। पहल को दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया है? हांस। 200 पहल, 200 हांस, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये लंबाई चौड़ाई एरिया तो 2000 मंदिर करके कहा। अब इधर देखिए, ये किनारा जो है ना इसको गिरद कहते हैं। क्या कहा? गिरद। ये गिरद एरिया कितना होता है? अब इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होता है, जो सूत्र मैं अभी बताने जा रहा हूं, जो पूरा 25 पक्ष परमधाम वर्णन प्रसंग में यही सूत्र प्रयोग होता है। वो सूत्र क्या है? जहां पर लंबाई चौड़ाई दिया है उसके द्वारा अब गिरद को निकालना हो तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई गुना 3,
इज इक्वल टू गिर्द निकलता है। क्या कहा? लंबाई चौड़ाई गुना 3 इज इक्वल टू गिर्द। ये सूत्र है, ये याद करना पड़ेगा। सूत्र जो है ना उसको याद करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहां पर क्यों बताया कि लंबाई चौड़ाई तो 2000 मंदिर का कहा, अब हमें गिर्द हिसाब याद करना है अथवा निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सूत्र बोल रहा हूं कि लंबाई चौड़ाई गुना 3 इज इक्वल टू गिर्द। अब इसका हिसाब हम देखेंगे कि ये गिर्द कितना है करके। लंबाई चौड़ाई मतलब कितना है? 2000 मंदिर है। लंबाई भी 2000 चौड़ाई भी 2000 है ना, इसलिए लंबाई चौड़ाई कहने से एक ही बार एक ही हिसाब में रहता है, ये 2000 मंदिर। अब सूत्र क्या कहते हैं? लंबाई चौड़ाई गुना 3, इसीलिए 2000 मंदिर लंबाई चौड़ाई गुना 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 3 2 6 और 3 0, तो 6000 मंदिर हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो चबूतरा के लिए हम एरिया को अलग कर रहे हैं, इसका लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर का हुआ। और ये गिर्द देखेंगे तो गिर्द मतलब यहां खड़ा होकर के यहां से ऐसे परिक्रमा करते हुए हम यहां तक आए तो 6000 मंदिर का एरिया होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जिस तरह से मैंने लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर कहा, इसी तरह से सीधा गिर्द एक ही बार 6000 मंदिर का गिर्द है करके बोल सकता था, परंतु मैंने एक ही बार 6000 मंदिर का गिर्द करके नहीं कहा, आपको सूत्र बता दिया। अब आपको सूत्र याद करना होता है। जो सूत्र को याद करने के बाद में जाकर के ऐसे ही वर्णन जब आते समय आप स्वयं हिसाब करके निकाल सकते हैं। और मैंने पहले भूमिका में भी एक बार कहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं, चरचनी का हिसाब जो है ना, इसको बिल्कुल ही सूत्र रूप में समझना पड़ेगा। उसका प्रक्रिया, उसका सिस्टम, उसका सूत्र अगर हमें समझ में आ गया तो लाखों करोड़ों का हिसाब आएगा बाद में। रंगमहल के एरिया में तो छोटा छोटा ही हिसाब है, लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत बड़ा बड़ा संख्या में हिसाब आता है, परंतु उसको सिस्टमेटिक एक सूत्र के हिसाब से समझने का हम प्रयास करें, अपने आप सहजता से समझ में भी आएगा और याद भी होगा। इसीलिए मैं ये रंगमहल को शुरू करने के लिए हम ये बेस बना रहे हैं। यहीं पर आपको एक सूत्र बता रहा हूं कि कहीं पर भी परमधाम का वर्णन प्रसंग में जहां पर लंबाई चौड़ाई का हिसाब दिया है और गिर्द नहीं दिया है, नहीं लिखा है, तो गिर्द को खुद निकालना है, तो ऐसी जगह हमें आपको सूत्र लागू करना होता है। वो सूत्र है लंबाई चौड़ाई गुना 3 इज इक्वल टू गिर्द। और उसका प्रैक्टिकल यहाँ हिसाब हमने देखा कि ये लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर का है, 2000 मंदिर गुना 3 इज इक्वल टू 6000 मंदिर का ये गिर्द हुआ। अब इसी सूत्र के प्रसंग में दूसरी भी बात मैं बता ही देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए यही नक्शा है, नक्शा इस तरह से आया, गिर्द का हिसाब लिखा हुआ होता है, परंतु लंबाई चौड़ाई का हिसाब लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसी जगह में हमें क्या करना होगा? गिर्द का हिसाब जब मालूम पड़ा ना, अब लंबाई चौड़ाई खुद निकालना पड़ेगा। तो गिर्द पता है, लंबाई चौड़ाई खुद को निकालना है, तो उस समय भी वही सूत्र को याद करना होता है। तो वो सूत्र क्या है? ठीक उल्टा। ठीक उल्टा मतलब जैसे लंबाई चौड़ाई का हिसाब है, उससे गिर्द निकालना है, तो उसके लिए क्या किया था? लंबाई चौड़ाई गुना 3 इक्वल टू गिर्द था। अब गिर्द का हिसाब दिया है, उससे लंबाई चौड़ाई निकालना हो तो उसके लिए सूत्र है गिर्द
डिवाइड 3 इज इक्वल टू लंबाई चौड़ाई है। बात वही है, लेकिन गिरद से भाग करना है, 3 को लंबाई चौड़ाई निकलता है। तो इधर देखिए, तो लंबाई चौड़ाई से गुना 3 करने से गिरद निकला था, तो गिरद से भाग 3 किया तो लंबाई चौड़ाई निकला। तो अब उसके लिए भी प्रैक्टिकल देखेंगे। गिरद से भाग 3 करने से लंबाई चौड़ाई कैसे निकलता है। तो उसके लिए जैसे देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये जो नक्शा है इसका लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, मान लीजिए, लेकिन गिरद हमें पता है। ये गिरद कितना बताया? 6000 मंदिर का गिरद बताया। तो देखिए ये गिरद 6000 मंदिर का है, लेकिन अब हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं है। तो अब गिरद से लंबाई चौड़ाई खुद निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? गिरद डिवाइड 3 इज इक्वल टू जो निकलेगा वो लंबाई चौड़ाई होगा। तो बताइए 6000 को 3 भाग करते समय कितना होता है? 2000 मंदिर होता है। ठीक है, तो ये सूत्र के हिसाब से 6000 मंदिर के गिरद के द्वारा इसको 3 भाग करते समय 2000 मंदिर निकला, जो लंबाई चौड़ाई है। तो ये दोनों सूत्र याद करना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई से गिरद निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई गुना 3 इज इक्वल टू गिरद। गिरद से लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए गिरद भागा यानी कि डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू लंबाई चौड़ाई, ये सूत्र है। और यहीं पर इसका अभ्यास हिसाब करा दिया हूं। ठीक है, तो इसका अर्थ अब हम यहां रंगमह की चबूतरा खड़ा करने जा रहे हैं। तो उसके लिए बिल्कुल जमीन में ही एरिया को अलग किया कि 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई और 6000 मंदिर का गिरद। और ये गिरद मतलब गोलाई तो गोलाई, लेकिन कैसा बताया हूं? पहलदार। पहलदार कितने पहल में है? 200 पहल में है। ठीक है, अब इतने एरिया को हम कंक्रीट चबूतरा एक भूम ऊपर उठाएंगे। अब आप दिमाग में मेरे शब्द के साथ में इसको ऊपर उठा हुआ समझना पड़ेगा। हाँ, मैंने एरिया अलग कर दिया और हिसाब लंबाई चौड़ाई और गिरद बताया। अब यहां नक्शा तो मैं खींच करके इधर तो नहीं ला सकता। और यहां बोर्ड में नक्शा बनाते समय सारी नक्शा 3D तो नहीं बना सकता। इसीलिए मैं कितने सारे यहां नक्शा बना करके आपके दिमाग में बिठाने का, उतारने का प्रयास कर रहा हूं, और कितने सारे यहां नक्शा में थोड़ा सा समझाने के बाद शब्द के द्वारा बता रहा हूं। तो आपको मेरे शब्द को सुनकर के भी दिमाग में साथ साथ में नक्शा उतरता जाना पड़ेगा। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, पूरा परमधाम की समतल जमीन में मध्य भाग से चारों तरफ 1000 मंदिर का एरिया लेकर के 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई, 6000 मंदिर का गिरद का एरिया लिया, जो गोलाई में है लेकिन पहलदार गोलाई में है, जिसमें 200 पहल करके बोला हूं। अब इसको एक भूम ऊपर उठाइए। जैसे यहां से देखेंगे तो ऐसे 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई, 6000 मंदिर के गिरद का एरिया लिया और बिल्कुल कंक्रीट चबूतरा बोलते हैं उसको, कंक्रीट एक भूम ऊपर उठाया, बस दिमाग में एक भूम ऊपर चबूतरा करके समझ लीजिए। अब देखिए इधर, मानो अब हम अभी यहां पर खड़े हैं, यहां खड़े होकर के देख रहे हैं, तो अब ये चबूतरा कहां दिखाई दे रहा है? यहां से ऐसे देखना पड़ेगा। एक बम ऊपर गया ना, वो तो ऐसे एक बम ऊपर गया। ठीक है, अब ये तो चबूतरा उठा। अब इस चबूतरा के 4 कोण में, 4 कोण मतलब ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है,
ये तीसरा कोण है, ये चौथा कोण है। अभी मैंने 4 कोण लोकेशन बताया, लेकिन इतना कहने से ही नहीं होगा, कोण का अपना नाम है। अब नाम बोल रहा हूं। यहां जो कोण है ये कोण अग्नि कोण, और ये नैऋत्य कोण, ये वायव्य कोण, और ये ईशान कोण। तो ये 4 कोण जो है, यहां 4 कोण में 16 हांस का चेहबच्चा करके ये वर्णन आता है। अब इसका डिटेल वर्णन बाद में होगा, लेकिन अभी आपको शब्द और लोकेशन याद करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, जैसे ये भौम भर ऊंचा चबूतरा उठाया, अब इसी चबूतरा के साथ में ही लग करके यहां 16 हांस का चेहबच्चा। अब इसको भी थोड़ा सा आपको फिर 16 हांस का चेहबच्चा क्या होता है ये ऐसा न लगे, शब्द का परिचय दे रहा हूं। वैसे 16 हांस का चेहबच्चा का विस्तृत वर्णन तो बाद में, ये रंगमहल खड़ा होने के बाद 9 भौम दशमी आकाशीय रंगमहल पूरी होने के पश्चात जैसे पहला परिक्रमा वर्णन करेंगे, तो पहला परिक्रमा पूर्व में चांदनी चौक का वर्णन होने के बाद फिर परिक्रमा करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ बड़पीपल की चौकी की तरफ जाते समय जब ये अग्नि कोण में चेहबच्चा आएगा, तो उस समय में 16 हांस का चेहबच्चा करके विस्तृत वर्णन वहां पर होगी। लेकिन जैसे अभी यहां पर 16 हांस का चेहबच्चा शब्द आया है, तो चेहबच्चा मतलब कल ही हमने शब्द परिचय के प्रसंग में चेहबच्चा शब्द भी प्रयोग किया है। तो चेहबच्चा का अर्थ पानी का कुंड, जल का कुंड। तो वो जल का कुंड कैसे है, देखिए इधर ये जल का कुंड है, तो इसमें ये चारों तरफ दीवाल है, ठीक है, ये चारों तरफ दीवाल है और अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये दीवाल भी जमीन के लेवल से 1 भौम ऊपर उठा है, 1 भौम ऊपर उठा। इसका मतलब इसकी ये साइड जो है ना, या नक्शा में देखिए, मैं ये बोल रहा हूं तो आप नक्शा में नहीं देखेंगे तो ये क्या होता है फिर। इसीलिए बिल्कुल मैं जैसे बोल रहा हूं, यहां नक्शा जैसे जा रहा है, आपका आंख पूरा यहां होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये दीवार जो है ये रंगमहल के लिए उठा हुआ चबूतरा की दीवार के साथ में ही जुड़ करके आया है, वो दीवार के साथ में ही जुड़ करके आया है। और ये चबूतरा तो कंक्रीट चबूतरा है, लेकिन इसका नाम क्या कहा, 16 हांस की चेहबच्चा करके कहा। तो इसके चारों तरफ दीवार है, अंदर खाली भाग है, यहां पूरा पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ ये पानी का कुंड, तो पानी का कुंड को चेहबच्चा कहते हैं, ठीक है। क्या कहा पानी के कुंड को, चेहबच्चा, लेकिन इसको सीधा चेहबच्चा ही नहीं कहा, 16 हांस का चेहबच्चा कहा। क्या कहा, 16 हांस का चेहबच्चा कहा। तो इसीलिए इसको 16 हांस का चेहबच्चा कहा कि ये जो दीवार है ना, ये भी गोल पहलदार में घुमा है, लेकिन ये भी 1 हांस, 2 हांस, 3 हांस, 4 हांस, 5 हांस करते करते ये पूरा 16 हांस में है। 16 हांस मतलब 16 पहल में है। तो 16 पहल में गोलाई में घूम करके उसके अंदर पानी है, इसलिए उसका नाम 16 हांस का चेहबच्चा, ये नाम पड़ा, ठीक है। अब आपको ये ना लगे कि रंगमहल के लिए चबूतरा उठाते उठाते फिर ये 16 हांस का चेहबच्चा करके ये अलग वर्णन प्रसंग यहाँ क्यों आया, ऐसा लग सकता है, स्वाभाविक बात भी है। अलग प्रसंग नहीं है, ये चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके ये भी उठा है, इसीलिए ये बताना ही पड़ा। और दूसरी बात, ये इसीलिए भी बताना पड़ा कि ये जो रंगमहल की चबूतरा को चारों दिशा में विभाजन करने वाला ये आधार 16 हांस का चेहबच्चा है। क्यों, जैसे एक 16 हांस का चेहबच्चा यहां बोला मैंने, फिर भी समझ लीजिए। हाँ, जिस तरह से 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर का गिर्द, 200 पहल वाला ये कंक्रीट चबूतरा जमीन से भौम भर ऊंचा उठा है, इसी चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके
ये जिसको सोरांश का चेहबच्चा करके कहा, ये भी जमीन से 1 भौम भर ऊंचा तक, यानी कि ये चबूतरा के बराबर के ऊंचाई में ही उठा हुआ है और इसके अंदर पानी ऊपर 1 भौम तक ही भर करके आया है। अभी के लिए इतना समझ करके रखिए, ताकि सोरांश का चेहबच्चा करके बाद में बार बार शब्द आता ही रहता है रंगोमहल का प्रसंग में भी, तो उस समय में शब्द नया न हो और लोकेशन के विषय में भी कंफ्यूज न हो, इसीलिए ये बताया हूं। और जैसे ये चबूतरा का अग्निकोण में एक सोरांश का चेहबच्चा है, इसी तरह से नैऋत्य कोण में भी एक चेहबच्चा है, सोरांश का ही चेहबच्चा है। इसी तरह से बाह्य कोण में भी सोरांश का चेहबच्चा है। इसी तरह से ईशान कोण में भी सोरांश का चेहबच्चा है। समझ में आई बात? तो अब देखिए, तो ये चबूतरा ही जमीन से भौम भर ऊपर उठा है, जो कंक्रीट चबूतरा है, और साथ में 4 कोण में सोरांश का चेहबच्चा भी जमीन से भौम भर उठा है। अब ये चेहबच्चा के कारण ये चबूतरा को 4 दिशा में समझने में सहज हुआ। अब देखिए, तो ये ईशान कोण है, तो ईशान कोण के चेहबच्चा की जगह से लेकर के अग्नि कोण के चेहबच्चा तक, यहां से यहां तक ये पूर्व दिशा हुआ, और अग्नि कोण के चेहबच्चा की जगह से लेकर के नैऋत्य कोण के चेहबच्चा की ये जगह दक्षिण दिशा हुआ, और नैऋत्य कोण के चेहबच्चा से बाह्य कोण के चेहबच्चा के बीच ये जगह पश्चिम दिशा हुआ, और बाह्य कोण के चेहबच्चा से ईशान कोण के चेहबच्चा तक ये एरिया उत्तर दिशा हुआ। तो 4 दिशा और 4 कोण इस तरह से अलग हुआ ना, तो चबूतरा के साथ में जुड़ करके 4 कोण में 4 सोरांश का चेहबच्चा और एक चेहबच्चा से दूसरा चेहबच्चा तक एक दिशा, इस तरह से 4 कोण और 4 दिशा ये चबूतरा में भी दिखाई दिया। यहां तक ठीक है? तो अब तक मैंने जो बोला एक बार दिल दिमाग में बिठाइए, तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं, ठीक है? पहले हमने परम धाम का मध्य केंद्र बिंदु का जगह लिया, उसके बाद 1000 मंदिर पूर्व, 1000 मंदिर पश्चिम, 1000 मंदिर उत्तर, 1000 मंदिर दक्षिण लिया, तो पूरा एरिया 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा हुआ। और ये गोलावृत्त में है, और गोलावृत्त में भी पहलदार गोलावृत्त, तो इसके लिए 200 पहल करके ये भी यहां पर नोट कर दिया है, ठीक है? अब ये गोलाई में यानी कि गिर्द में कितना एरिया है, उसके लिए सूत्र की बात बताया, लंबाई चौड़ाई गुना 3 = गिर्द। तो उसमें हिसाब देखा, लंबाई चौड़ा 2000 मंदिर है, तो 2000 गुना 3 करते समय 6000 मंदिर का गिर्द, ये गिर्द एरिया हुआ। फिर उसी में दूसरा सूत्र हमने कहा कि कभी कभी गिर्द दिया हुआ होता है, लंबाई चौड़ाई खुद को निकालना पड़ता है, तो उसके लिए सूत्र गिर्द डिवाइड बाय 3 = लंबाई चौड़ाई कहा। तो उसमें प्रैक्टिकली जैसे ये चबूतरा का गिर्द 6000 मंदिर का है, तो डिवाइड बाय 3 = 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई, ये भी हिसाब हुआ। ये सब हिसाब करने का सार इतना ही है, कहने का अर्थ परम धाम के मध्य भाग में 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर का गिर्द, 200 पहल युक्त एक चबूतरा जमीन से भौम भर ऊपर उठा है। बस पकड़ना इतना ही है। क्या कहा? फिर मैं बोल रहा हूं, परम धाम के मध्य भाग में 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर का गिर्द, 200 पहल युक्त एक भौम ऊंचा चबूतरा जमीन से उठा है। बस अब 200 पहल कहा, तो उसमें फिर भी मैं बोल रहा हूं, बाद में 201 पहल होगा। हाँ, तो चबूतरा उठा है। पहले हमने चबूतरा उठाया, अब उसके साथ में फिर 4 कोण, मतलब अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, बाह्य कोण और ईशान कोण, तो ये 4 कोण में 4 सोरांश का चेहबच्चा जो जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा के बराबर में ही उठा है, ये भी कहा। तो सोरांश के चेहबच्चा के विषय में कहा, चेहबच्चा मतलब जल का कुंड है,
और उस जल का कुंड जिसको चेहबच्चा नाम दिया, और 16 हांस शब्द इसीलिए आया कि वो जल का कुंड 16 पहल युक्त गोलाय में है, इसीलिए 16 हांस का चेहबच्चा ये नाम रहा। तो चबूतरा का ऊंचाई और ये चेहबच्चा का ऊंचाई बराबर में है। यहां तक क्लियर? बस पकड़ने का चीज इतना ही है, ठीक है। और ये चेहबच्चा के कारण चबूतरा को 4 दिशा में समझना सहज पड़ा, ठीक है यहां तक। चलो अब ये तो हुआ अभी तक का एक समग्र वर्णन। अब इसको मैं नोट करा देता हूं, जैसे कि रंगमहल का चबूतरा कहा, क्या? रंगमहल बनाना है, लेकिन अभी हम हिसाब किसका कर रहे हैं, वर्णन किसका कर रहे हैं? रंगमहल का चबूतरा। पहले चबूतरा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब उस चबूतरा के लिए सबसे पहले नंबर लंबाई चौड़ाई को जानना होगा। वैसे तो वहां पर नोट कर दिया हो, लेकिन यहां मैं फाइनल नोट करा रहा हूं, इसीलिए लंबाई चौड़ाई मैं ल और चौ ही लिख रहा हूं, लेकिन भाषा में बोल रहा हूं लंबाई चौड़ाई इक्वल टू कितना कहा? 2000 मंदिर। लंबाई चौड़ाई कितना? 2000 मंदिर। अब उसके बाद हमें जानना पड़ेगा गिर्द। तो गिर्द इक्वल टू कितना है? 6000 मंदिर। अब ये 2000 मंदिर के लंबाई चौड़ाई वाला 6000 मंदिर गिर्द कैसे हुआ, उसके लिए सूत्र हमने याद कर चुके हैं, गिर्द 6000 मंदिर। अब उसके बाद हमें यह जानना पड़ेगा कि ये गिर्द तो गिर्द में है, लेकिन पहलदार में है, इसीलिए कितने पहल में है ये गिर्द, ये भी जानना पड़ेगा। इसीलिए ये चबूतरा जो पहल में है, पहल अथवा पहल को क्या कहते हैं शब्द? हांस भी कहते हैं। तो हांस कितने हांस में है? 200 हांस में है, अथवा ब्रैकेट में मैं 201 भी लिख के रख देता हूं। 200 हांस में है, और वो 200 हांस का जगह बाद में 201 होता है, तो ये भी हुआ। अब उसके बाद ये जो चबूतरा कहा, तो चबूतरा मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है, इसीलिए वो चबूतरा जमीन से ऊपर उठा तो कितनी ऊंचाई में है? तो 1 भौम में है, ठीक है, 1 भौम में है। इसीलिए अब इसका ऊंचाई देखना है, लेकिन यहां एक लाइन लिखने की जगह छोड़ रहा हूं। एक लाइन लिखने की जगह छोड़ रहा हूं, इसका कारण अभी मैं बाद में हिसाब करके बताऊंगा। थोड़ा सा नीचे आकर के हम लिखेंगे, ये जो चबूतरा का ऊंचाई 1 भौम, 1 भौम का ऊंचाई है, ठीक है। हेडलाइन देखिए ना, चबूतरा करके कहा, इसीलिए 1 भौम बोल रहा हूं। रंगमहल तो इस चबूतरा के ऊपर 9 भौम दशमी चांदनी युक्त बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले हम चबूतरा को खड़ा कर रहे हैं। तो चबूतरा का ऊंचाई 1 भौम, तो ये 4 पॉइंट हुआ, लंबाई चौड़ाई, गिर्द, पहल और ऊंचाई। यहां बीच में एक जगह छोड़ दिया हूं। ये इसीलिए छोड़ दिया हूं कि अब हमें एक हिसाब समझना होता है। वो क्या है? 200 पहल तो पूरा गिर्द में है, तो एक पहल में कितने मंदिर है, हमें यह समझना पड़ेगा। ये जो गिर्द है, गिर्द एरिया में 6000 मंदिर का गिर्द है, उसमें 200 पहल है, तो एक पहल में कितने मंदिर है एरिया, तो इसका हिसाब करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे निकलेगा हिसाब? 6000 मंदिर का गिर्द है, उसमें 200 पहल है, तो 6000 को 200 भाग करना पड़ेगा, तो जितना निकलेगा एक पहल में उतना ही मंदिर होगा। क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं, 6000 मंदिर का गिर्द है,
उसमें 200 पहल है, तो एक पहल में कितने मंदिर है? तो एक पहल का मंदिर संख्या निकालने के लिए गिरदा डिवाइड बाय पहल, यानी कि 6000 डिवाइड बाय 200 पहल, तो कितना होता है? तो देखिए गिरदा कितना कहा? 6000 मंदिर का, और डिवाइड पहल कितना कहा? 200 पहल। तो हिसाब कितना निकलता है? ये 0 0 कट हुआ और 2 3 6 हुआ और 0 30 मंदिर हुआ। समझ में आई बात? तो एक पहल में कितना मंदिर आया? 30 मंदिर। तो इसीलिए मैंने यहां पर जो जगह बीच में थोड़ा छोड़ दिया था, इसका कारण यह था कि पहल यानी कि हांस 200 पहल है, तो उसमें एक पहल बराबर 30 मंदिर, यह भी याद होना पड़ेगा। गिरद में जो पहलदार है तो एक पहल बराबर 30 मंदिर का होता है। तो ये 5 पॉइंट याद करना पड़ेगा। 5 पॉइंट क्या क्या? लंबाई चौड़ाई 1, 2000 मंदिर। दूसरा गिरद 6000 मंदिर। तीसरा पहल यानी कि हांस 200 पहल। चौथा एक पहल में 30 मंदिर। पांचवा ऊंचाई 1 भौम। तो 1 भौम, ये भी फिर बता रहा हूं, ये 1 भौम ऊंचाई मतलब 100 हाथ बराबर का ही ऊंचाई होता है। 100 हाथ बराबर मतलब मंदिर भी 100 हाथ का एक मंदिर था ना, तो जिस तरह से 100 हाथ अथवा 100 कोस का एक मंदिर, ये रंगमहल का चबूतरा का ऊंचाई भी एक मंदिर बराबर के एरिया ही ऊंचाई होता है, उसको 1 भौम कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट फिर भी मैं बोल रहा हूं, लंबाई चौड़ाई, गिरद, पहल, एक पहल बराबर कितने मंदिर है, और ऊंचाई। अभी हम रंगमहल का चबूतरा खड़ा करने के प्रसंग में ये बात कर रहे हैं। ये 5 पॉइंट को आप ऐसे दिमाग में बिठा करके रखिए, बाद में जाकर के कहीं पर भी कोई भी पक्ष का वर्णन होते समय सबसे पहले नंबर में ये 5 पॉइंट जरूरत होता ही है। चाहे मणिक पहाड़ का वर्णन करना हो, वहां पर भी पहले चबूतरा ही उठेगा। चबूतरा उठा है करके बोलते ही उसमें भी कोई लंबाई चौड़ाई, गिरद, पहल, एक पहल में कितने एरिया और ऊंचाई कितना है, ये 5 पॉइंट है। चाहे पुखराज का वर्णन कर रहा हो, चाहे किसी का भी हो। तो इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूं, चबूतरा उठा करके ये शब्द आते ही उसका लंबाई चौड़ाई कितना है, गिरद कितना है, पहल कितना है, एक पहल में कितना है और ऊंचाई कितना है, ये 5 पॉइंट रहता है। तो ये हमने यहां से समझ लिया। यहां तक ठीक है? अब मैं और एक बात बताता हूं। हमने ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई, गिरद, पहल, एक पहल में कितने मंदिर और ऊंचाई कितना है ये समझा। इसका मतलब सार रूप में यही बात है। अब हमें यह समझना है कि पूरा गिरद में तो 6000 मंदिर है, उसको हर एक दिशा में अलग अलग हिसाब से समझें तो एक दिशा में कितने मंदिर है, इसको भी हम देखें। तो एक दिशा में कितने मंदिर है, तो उसके लिए क्या करना होगा? पूरा गिरद एरिया 6000 मंदिर का है और 6000 मंदिर में 4 दिशा है। तो एक दिशा में कितने मंदिर है, मतलब ये ईशान कोण से लेकर के अग्नि कोण तक में पूर्व दिशा जो है, इसमें कितने मंदिर है, इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6000 मंदिर को 4 भाग लगाएंगे, क्योंकि गिरद में 6000 मंदिर है और 4 दिशा में 4 भाग करना है। इसीलिए 6000 मंदिर को 4 भाग करते समय एक दिशा में कितने मंदिर होता है? 1500 मंदिर होता है। 6000 मंदिर डिवाइड बाय 4 दिशा इज इक्वल टू एक दिशा में
1500 मंदिर। इसलिए ये पूर्व दिशा में ही देखेंगे तो पूर्व दिशा में 1500 मंदिर, ये दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर, पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर, उत्तर दिशा में 1500 मंदिर। तो 1500 1500 1500 1500 चारों दिशा का मिला करके फिर कितना हुआ टोटल? 6000 ही हुआ। ठीक है, यहां तक ये हुआ 6000 मंदिर की गिरदा को 4 भाग करना 4 दिशा में। ठीक इसी तरह और एक बात हम यहां जोड़ देंगे, पूरा गिरद एरिया में पहल कितना है? 200 पहल है। तो पूरा गिरद एरिया में 200 पहल है, तो एक दिशा में कितने पहल है? पूर्व दिशा में कितने पहल है, दक्षिण दिशा में कितने पहल है, पश्चिम दिशा में कितने पहल है, उत्तर दिशा में कितने पहल है? चारों दिशा में। तो इसके लिए क्या करेंगे? पूरा गिरद एरिया 200 पहल का है, उसको 4 भाग करना है। तो 200 पहल डिवाइड बाय 4 दिशा इक्वल टू 200 को 4 भाग करते समय कितना होता है? 50। इसीलिए ये एक दिशा में 50 पहल होता है। ये 1500 मंदिर था, ये 50 पहल हुआ। और दक्षिण दिशा में भी 50 पहल, पश्चिम दिशा में भी 50 पहल और उत्तर दिशा में भी 50 पहल। ये भी याद करना होता है। समझ में आई बात? इतना कठिन नहीं है, आराम से समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? ये परमधाम का मध्य भाग में रंग महल के लिए चबूतरा, अब मैं समराइज कर रहा हूं। चबूतरा, जिस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर है, गिरद 6000 मंदिर का है और पहल 200 पहल है और एक पहल में 30 मंदिर है। एक पहल में 30 मंदिर कैसे निकाला? 6000 मंदिर के गिरद में 200 पहल, तो 6000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 30। तो एक पहल में 30 मंदिर। और ये चबूतरा का ऊंचाई जमीन से 1 भौम ऊंचा। चबूतरा के विषय में अभी इतना। उसके बाद 4 कोण में 16 हांस का चेहबच्चा होने से इसको 4 दिशा में विभाजन किया था, वह समझने में सहज हुआ। और अभी हमने लास्ट बात किया कि 6000 मंदिर के गिरद तो पूरा गिरद एरिया है, उसको अलग अलग दिशा में अलग अलग हिसाब समझे तो 6000 मंदिर को 4 भाग लगाते समय पूर्व दिशा में 1500 मंदिर, दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर, पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर, उत्तर दिशा में 1500 मंदिर। तो चारों दिशा का मिला करके 6000 मंदिर। और पहल के हिसाब से भी देखें तो चारों तरफ में 200 पहल है, तो उसको भी अलग अलग दिशा में पहल का संख्या देखें तो 200 को 4 भाग लगाते समय पूर्व दिशा में 50 पहल, दक्षिण दिशा में 50 पहल, पश्चिम दिशा में 50 पहल, उत्तर दिशा में 50 पहल। तो चारों दिशा का मिला करके 200 पहल हुआ। तो आज हम यहां तक चिंतन करें। अब एक बात बता के रखता हूं, जैसे पहल टोटल बनेगा 201, लेकिन अभी हम 200 पहल के ही हिसाब कर रहे हैं, तो उसमें एक पहल ज्यादा जो होगा पूर्व दिशा की तरफ 50 पहल की जगह में 51 पहल बनता है। वो कैसे, वो हम कल ही चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए फर्स्ट राउंड अब तक जितना जो चर्चा किया है इसको अच्छी तरह से चिंतन करिए, दिल दिमाग में बिठाइए और इसी के आधार पर ही कल हम फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास का समय पूरा हुआ, इसीलिए इसको मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। उसके बाद आप आराम से थोड़ी देर रह करके इसको नोट करेंगे। यहाँ पर देखते समय थोड़ा सा जिगजैग जैसा लग सकता है आपको, ऐसी जिगजैग वाली कोई बात नहीं है। जिस प्रक्रिया से जो वर्णन हुआ है, मुझे जहाँ तक विश्वास है आपके दिल दिमाग में बैठ चुका है, तो उसी के हिसाब से फिर भी यहाँ पर जो भी नक्शा है, जो भी हिसाब का प्रक्रिया है, उस हिसाब से नक्शा बना करके नोट करके रखेंगे। कल इसी को थोड़ा सा रिकैप करा करके यहाँ से फिर
आगे प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पर विश्राम कर रहा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।